चलिए शुरू करते हैं। अब पृथ्वी की गतियां तथा अक्षांश एवं देशांतर, जो हमारे अक्षांश और देशांतर पढ़ते हैं। तो पहला सवाल है विषुव। विषुव को संपूर्ण विश्व में जो है दिन और रात बराबर होते हैं, ये तिथियां कौन सी होती है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को बताई जाती है कि वर्ष भर रात और दिन जो है किस स्थान पर बराबर होते हैं। बता सकते हैं किस स्थान पे रात और दिन होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर होते हैं। कहां पे होते हैं? इक्वेटर पर होते हैं। ठीक है, इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा की कर्क जो संक्रांति होते हैं, कर्क जिसे हम बोलते हैं, कर्क संक्रांति की अगर हम बात करें तो बताइए क्या है इसमें। तो देखिए, कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध के स्थान पर 12 घंटे का दिन होगा। तो कहाँ होगा? विषुवत रेखा पे ही होगा ना, इक्वेटर पे ही होगा ना, मतलब विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा पर होगा। देखिए ये पिक्चर है कि ऋतु परिवर्तन का चक्र जो है हमारा पृथ्वी पर होते रहता है। तो देखिए दिन और रात बराबर हो गए, 23 सितंबर को एक होता है, और एक मकर रेखा पर जब आता है तो 21 मार्च को दिन और रात बराबर होता है। अब देखिए पृथ्वी का अपने अक्ष पर मतलब एक्सिस पर झुकाव का कोण कितना होता है? तो 23.5 डिग्री होता है ना, 23.5 डिग्री होता है। तो आपसे पूछेगा तो 23.5 डिग्री बता दीजिएगा, मतलब 23 1/2 ऐसे बोल दीजिएगा। तो पृथ्वी का अगर झुकाव पूछे अपने अक्ष पे तो 23.5 डिग्री बता के आगे बढ़ जाएंगे। उत्तरी गोलार्ध की बात करें, नॉर्थन हेमिस्फीयर की बात करें, तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में वर्ष का जो है सबसे छोटा दिन जो है किस तिथि को होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। अभी जस्ट आप पढ़े कि 22 दिसंबर को वहाँ पे शीत ऋतु होता है। कब? उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में तो यहाँ पे जब शीत ऋतु आएगा तो दिन तो छोटा ही होगा ना, सबसे छोटा होगा। तो याद रखिए 22 दिसंबर को। यही दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा तो आपका गर्मी हो जाएगा, तो यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। और यही अगर 21 जून आ जाएगा तो यही नॉर्थ में आपको गर्मी आ जाएगा और बड़ा दिन हो जाएगा, ऐसे याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है किस तिथि को होता है? तो 21 जून को होता है। क्लियर हो गया? किस दिन को होता है? 21 जून को होता है। तो यही कहने का मतलब है कि उत्तरी गोलार्ध में अगर बात करें, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन अगर पूछे किस तिथि को तो 22 दिसंबर को होगा। कब होगा? 22 दिसंबर को होगा। और यही 21 जून को हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में बड़ा। क्लियर हो गए? अब इसी तरह आपसे यहाँ पे हो जाएगा कि दक्षिणी गोलार्ध में, देखिए क्लियर करते चलते। अब देखिए पृथ्वी का जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना तथा अपने अक्ष पर झुका होना, 23.5 डिग्री झुका होता है। उसके कारण क्या होता है? मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण माना जाता है। मौसम परिवर्तन होते हैं, ये सिंपल हम जानते हैं। अगर मैं बात करूं और कि दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, साउथर्न हेमिस्फीयर की बात करें, तो साउथर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को बड़ा हो जाएगा, तो सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा। और यही बात याद रखिएगा कि जब सबसे बड़ा दिन हो जाएगा तो छोटा दिन किस पे हो जाएगा 22 दिसंबर को? तो हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर में हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा। क्लियर? और बात करते हैं। अब जैसे अभी पढ़े 21 जून को हम पढ़े नॉर्थ हेमिस्फीयर में, मतलब उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को क्या होता है? बड़ा हो जाता है दिन, है कि नहीं? क्या हो जाता है? सबसे बड़ा दिन हो जाता है। लेकिन अब यही दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को जो है छोटा दिन हो जाएगा, क्योंकि उस समय शीत ऋतु आ जाएगा। क्लियर हो गया? ठंडा के दिन आ जाएगा। अगर बात करें उपसौर की बात करें, जिसे प्री हेलियन बोलते हैं। अब उपसौर की बात करें तो पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होता है, पृथ्वी जब सूर्य से निकट होगा, निकट दूरी होगा, अगर शुरू से मेरा वीडियो देखना है तो ये समझ में आ जाएगा, उपसौर होगा। और जैसे ही दूर होगा तो अपसौर हो जाएगा। ठीक है, अप हो जाएगा। उपसौर मतलब पर मतलब नजदीक, परिहेलिन ऐसे बोल दीजिए याद करने के लिए। परिहेलिन मतलब पास में आ जाएगा। और अपसौर मतलब अप हेलिन, अप हो जाएगा, दूर हो जाएगा, ऐसे याद करिए, सुनिए से। तो पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी हो जाएगी तो उसे अपसौर कहेंगे। और अब कब होता है दूर? तो 4 जुलाई को होता है। कब होता है? 4 जुलाई को। यही 3 जनवरी को क्या होगा? सूर्य और पृथ्वी नजदीक होगा। इसे उपसौर कहेंगे कब? 3 जनवरी को। क्यों कहेंगे? क्योंकि पृथ्वी और सूर्य नजदीक हो जाएगा।
उपशौर कहेंगे। और यही 4 जुलाई को क्या कहेंगे? पृथ्वी और सूर्य जो है दूर हो जाएगा, उसे हम अपशौर कहेंगे। तो उपशौर 3 जनवरी, अपशौर 4 जुलाई। क्यों 4 जुलाई अपशौर बोलेंगे? आगे तो सवाल बनता है अपशौर क्यों बोलते हैं? तो भाई अपशौर में अप लग गया, एपी लग गया, तो समझिए अपशौर हो गया, मतलब वो दूर हो गया। अप लग गया ना, दूर हो गया, अपना था तब ना हम हैं, हम बोलते हैं। अप लग गया मतलब दूर हो जाएगी। इस तरह से बोलिए, याद करने के लिए, कोई गलत वे में नहीं लेगा। अब पर लग जाएगा, परी लग जाएगा, तो परी मतलब नज़दीक हो जाएगा, तो पृथ्वी और सूर्य नज़दीक हो जाएँगे। तो 3 जनवरी को नज़दीक होते हैं भाई, मिलन होता है इन दोनों का, तो उपशौर हो जाएँगे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चैप्टर में देखिए, इसे उपशौर को हम बोलते हैं पेरीहेलियन। ठीक है? क्या बोलिएगा? पेरीहेलियन बोला जाता है। और अपशौर को बोला जाता है अपहेलियन। हो सकता है अपशौर की जगह पे अपहेलियन दे दे, उपशौर की जगह पे पेरीहेलियन दे दे, तो ये सब ध्यान रखना होगा। ठीक है? अब बात करते हैं ग्रीष्म अयनांत की। अयनांत मतलब होता है सोलेस्टिक, समर सोलेस्टिक की बात करेंगे। तो समर सोलेस्टिक की अगर बात करें प्रतिवर्ष किस तिथि को होता है, तो हम 21 जून को बताएंगे। क्या बताएंगे? 21 जून को बताएंगे। तो ग्रीष्म अयनांत की बात करें, समर सोलेस्टिक की बात करें, वो प्रतिवर्ष किस तिथि को होता है, तो 21 जून को होता है। अगर आपसे पूछे कि दोपहर में आपकी छाया किस तिथि को सबसे छोटी होती है, तो हम बताएंगे 21 जून को सबसे छोटी होती है। ठीक है? क्या होती है? 21 जून को सबसे छोटी बताई जाती है। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर किस अक्षांश पर न्यूनतम होता है? अक्षांश मतलब लैटिट्यूड पर। तो हम जानते हैं भूमध्य रेखा पर होता है। क्यों होता है? क्योंकि 0 डिग्री होता है। इसलिए अगर एनुअल रेंज में देखा जाए, टेम्परेचर की बात हो, तो हमारा भूमध्य रेखा पर होता है न्यूनतम तापमान, वार्षिक तापमान अगर देखा जाए तो वहाँ पे न्यूनतम रहेगा 0 डिग्री रहेगा भूमध्य रेखा पर। और ये अक्षांश लैटिट्यूड की बात हो रही है, ये हम जानते हैं। तो अगर बात करें हम लोग प्रधान एवं उत्तर की बात करें, तो जिसे हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं तथा विषुवत इक्वेटर बोलते हैं, मतलब विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ अवस्थित होता है, तो अटलांटिक महासागर पर होता है। अगर पॉइंट पूछे तो हम बताएंगे अटलांटिक पर होता है। किसका? इक्वेटर का। तो प्रधान प्राइमरी मेरिडियन अगर पूछे और विषुवत रेखा पूछे, तो इसका बिंदु बताइए, प्रतिच्छेदन, दोनों का प्रतिच्छेदन, एक दूसरे का प्रतिच्छेदन की बात हो रही है, तो हम बोलेंगे अटलांटिक महासागर में। ठीक है? एक दूसरे को पार करना, एक दूसरे से वहाँ पे मिलना, इसी को कहते हैं। शून्य अंश जो होते हैं, जिसे हम अक्षांश बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं, तथा शून्य अंश जो होता है, जिसे शून्य हम इंडिकेट करते हैं, जिसे हम देशांतर बोलते हैं, जिसे लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। बिंदु को प्रतिच्छेदन कहाँ पे करता है, एक दूसरे को कहाँ पे मिलता है या कहाँ पे काटता है, तो अटलांटिक महासागर में अवस्थित होता है। लीजिए, मतलब प्राइम मेरिडियन हो या इक्वेटर हो, वहाँ पे भी कटेगा तो कहाँ पे? अटलांटिक महासागर पे। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी बात हो तो कटेगा अटलांटिक महासागर में। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? सूर्योदय की पहली किरण, जो सूर्योदय होता है, सूर्य निकलते हैं, रेड रेड है ना, तो उसकी पहली जो प्रकाश है, किरण, भारत के किस यमनोत्तर पर, यमनोत्तर मतलब होता है मेरिडियन पर, किस मेरिडियन पर दिखाई देता है, तो हम बताएंगे पूर्व में दिखाई देता है, ईस्ट में दिखाई देता है, वो भी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में दिखाई देता है। मतलब 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में दिखाई देगा आपको। ये जो ऊपर लकीर है वो मिनट का इंडिकेशन देता है। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा पूछे, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा पूछ रहा है, इंटरनेशनल डेट लाइन पूछ रहा है, किस महासागर से गुजरती है, तो हम बताएंगे कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो होते हैं वो प्रशांत महासागर से गुजरते हैं। और प्रशांत महासागर को क्या बोलते हैं बताइए? प्रशांत महासागर को क्या बोलते हैं? एक और नाम है इसका फेमस, बताइएगा। पृथ्वी की भूमध्य रेखा जिसे इक्वेटर लाइन बोलते हैं, किस कुल लंबाई जो है, इसकी जो लंबाई है कितनी है, तो देखिए पृथ्वी की भूमध्य रेखा जो इक्वेटर लाइन जाता है, बीच से तुम जा रहा है ना, इसे हम विषुवत रेखा भी बोल दीजिए। तो कुल लंबाई अगर पूछ रहा है तो हम बताएंगे 40,075 है। वो भी पृथ्वी का पूछ रहा है, अर्थ का, जो कि हम हमारा जो पहला चैप्टर अगर देखेंगे इसका सौरमंडल और ब्रह्मांड, उसमें पृथ्वी का लंबाई बता चुके हैं। तो 40,075 किमी है, मतलब 40,075 किमी है। चलिए, अगर मैं बात करूं ग्लोब पर,
2 स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी अगर पूछे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होता है। किस पे नहीं होता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होता है। अगर मैं बात करूँ कौन सी देशांतर रेखा प्रधान यमनोत्तर मतलब प्राइम मेरिडियन की बात हो रही है और देशांतर रेखा को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो कौन सी ऐसी लॉन्गिट्यूड रेखा है जो प्रधान यमनोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब मतलब प्राइम मेरिडियन के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत मतलब बड़ा वृत्त का निर्माण करती है, तो 180 डिग्री देशांतर पर बनाती है। 180 डिग्री जो है देशांतर पर बनाती है। किस पे बनाती है? 80 डिग्री देशांतर पे, 180 डिग्री याद रखिएगा, मतलब 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे बनाती है। क्लियर हो गया? अगर बताए तो आप टिक लगा के आ जाइएगा, हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ और ये सब जो लाइन है ऐसे-ऐसे जा रहा है, ठीक है? तो ये सब जो है क्या है? ये सब लैटिट्यूड है, याद रखिएगा। तो आपको बता देते हैं कि ये जो रेखा गई है, जो रेखा नीचे जा रही है, ये मकर रेखा है जो कि 23.5 डिग्री साउथ में है, जो कि मकर रेखा है। तो साउथ की तरफ जाइएगा तो आपको मकर रेखा दिखेगा, नॉर्थ की तरफ जाइएगा तो कर्क रेखा। इसी कर्क रेखा के हिसाब से भारत हमारा यहाँ दिखेगा। और भारत का जो है, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, मकर रेखा नहीं गुजरती है। ये क्लियर हो गए? अब बीच वाला तो हम जानते हैं विषुवत रेखा चाहे भूमध्य रेखा बोलिए, ठीक है? तो ये 0 डिग्री है। तो हमारा कर्क रेखा 23.5 डिग्री, मकर रेखा भी 23.5 डिग्री, लेकिन साउथ है और कर्क रेखा नॉर्थ है। उत्तरी ध्रुव की तरफ चलिएगा मतलब नॉर्थ पोल की तरफ चलिएगा तो 90 डिग्री का, और साउथ पोल मतलब साउथ पोल चलिए 90 डिग्री का। ये सब बता चुका हूँ। नॉर्थ पोल का जो खोज किसने किया, साउथ पोल का नाम कौन दिया, ये 66.5 डिग्री बता दीजिएगा नॉर्थ में। और अटलांटिक वृत्त पूछते तो 66.5 डिग्री बता दीजिएगा साउथ में। क्लियर? चलिए ये ज़रूरी है, ये सब बता रही है क्योंकि इससे सवाल पूछेगा। 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री नॉर्थ से लेके साउथ के मध्य अगर बात करें, बीच में मध्य में बीच में अक्षांशीय पेटी जो है उसे हम शांत पेटी कहते हैं या शांत अक्षांशीय कहते हैं, मतलब लैटिट्यूड कहते हैं। समझ गए? शांत अक्षांश के नाम से जाना जाता है। 0 से 5 डिग्री उत्तर से नॉर्थ की बात अगर करें तो उसके बीच की बात हो रही है। अगर मैं बात करूँ और दूसरा पॉइंट कि भूमध्य रेखा जिसे द इक्वेटर बोलिए पर जो है 1 डिग्री के अंतर पर 2 देशांतरों मतलब 2 लॉन्गिट्यूड के मध्य जो है 132 किमी की दूरी होती है, मतलब 111.32 किमी की दूरी होती है। क्लियर हो गए? अब चलिए यहाँ पे हम विषुवत रेखा के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। और विषुवत रेखा की जानकारी लेंगे मतलब इक्वेटर की बात करेंगे। विषुवत रेखा बोलिए, भूमध्य रेखा बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो विषुवत रेखा इक्वेटर पर स्थित देश है जो कि हम उसका नाम लेंगे। तो देखिए विषुवत रेखा पर 3 महाद्वीप हैं। आगे तो कितने महाद्वीप हैं? 3 महाद्वीप हैं। 13 देश है आपका, 3 महाद्वीप है, 13 देश है और 3 जो है जल निकायों से होकर गुजरती है। 3 जो है जल का जो मार्ग है वो बताया जा रहा है। किस पे? इक्वेटर पे। अब जिसमें हमारा इक्वेटर की बात करें तो एशिया का नाम ज़रूर आएगा, अफ्रीका का नाम आएगा, दक्षिण अमेरिका का नाम आएगा। और जल निकाय की अगर बात करें, वाटर बॉडीज़ की बात करें, जो वाटर निकलती है, उसमें अटलांटिक महासागर है विषुवत रेखा पर, प्रशांत महासागर है और हिंद महासागर है। ये अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, ये तीनों जो महासागर हैं, इससे जो है विषुवत रेखा गुजरती है, मतलब विषुवत रेखा निकलती है, इक्वेटर निकलती है, चाहे इसी माध्यम से जाती है। क्लियर हो गया? तो आपसे तो क्लियर हो गया कि जल निकाय की बात किया जाए तो अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, टिक लगा दीजिएगा। और सवाल कैसे पूछता है कि विषुवत रेखा पर जाने वाली 3 महासागरों का नाम बताइए, तो अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर बता दीजिएगा। अगर बात करें कि 3 महाद्वीप है, कौन-कौन महाद्वीप है बताइए, तो एशिया महाद्वीप, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, 3 ऐसा महाद्वीप है जो कि विषुवत रेखा से मतलब विषुवत रेखा उस पे गुजरती है या विषुवत रेखा पर है, मतलब विषुवत रेखा से सटी हुई है या जुड़ी हुई है, कुछ भी सवाल बन सकता है। तो विषुवत रेखा पर जो है 3 महाद्वीप हैं, एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका हैं। अगर आपसे पूछे कि विषुवत रेखा पर 13 देश हैं, तो 13 देश में कौन-कौन हैं? तो एशिया का जो है महाद्वीप का बात करते हैं, उसमें देश को अगर याद करते हैं तो मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती, जिसे
ओशेनिया बोला जाता है। तो ओशेनिया, इंडोनेशिया और मालदीव, ये 3 जो हैं एशिया महाद्वीप के जुड़े हुए देश हैं, और ये जब एशिया ही गुजर रहा है, तो एशिया का कुछ हिस्सा, मतलब कुछ देश जो है विषुवत रेखा से गुजरती है। तो आपका 1, 2, 3 और 4 तो एशिया का देश से गुजर रहा है विषुवत रेखा पर। अफ्रीका का सबसे ज़्यादा गुजरता है विषुवत रेखा से, क्योंकि अफ्रीका जस्ट नीचे आ जाता है विषुवत रेखा से, तो हमारा जो टच कर रहा है, देख रहे होंगे, है ना? तो उससे जितना भी अफ्रीका से गुजरेगा देश, उसमें से इम्पोर्टेंट सुन लीजिए, सब है विषुवत रेखा से गुजरती है। साओ टॉम और प्रिंसेप, साओ टॉम और प्रिंसेप, गैबॉन, याद रखिएगा, कांगो गणराज्य जो है ये भी गुजरता है, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो ये भी गुजरता है, युगांडा और सोमालिया और केन्या, ये सब जो है विषुवत रेखा इस मार्ग से गुजरती है, और ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है। तो इसमें से कितने देश हैं? साटो, टॉम और प्रिंसेप 1 हो गए, गैबॉन 2 हो गए, कांगो गणराज्य 4 हो गए, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो ये 5 हो गए, युगांडा 6 हो गए, सोमालिया 7 हो गए और केन्या 8 हो गए। अब चलते हैं तीसरे नंबर का दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं, जिस पे विषुवत रेखा गुजरी है। अब विषुवत रेखा गुजरी है तो दक्षिण अफ्रीका का कौन सा ऐसा देश है जिस पे जो है टच करती है विषुवत रेखा? तो इक्वाडोर का नाम सुने होंगे, कोलंबिया का नाम सुने होंगे और ब्राजील का नाम सुने होंगे। ये सब जो हैं आपका विषुवत रेखा इससे गुजरती है, इससे टच करती है, इसको काटती है, ये भी बोल सकते हैं। तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, ये जो है विषुवत रेखा पर है। तो 13 तो हो गए, है कि नहीं? 8 थे, 9, 10, 11 और ये प्रिंसिप को मैंने एक साथ बता दिया था, है ना? तो 12, 13 हो गए। चलिए आगे चलिए बात करते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा, मतलब जिसे हम प्रधान अमृतर रेखा या इंग्लिश में प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। तो प्राइम मेरिडियन पर स्थित देश अगर बात करें तो देखिए, प्रधान मध्याह्न रेखा की बात करें तो 3 महाद्वीपों की बात हो रही है, 8 देशों की बात होगी और 6 जल निकाय की बात होगी। इससे गुजरती है कौन? प्राइम मेरिडियन गुजरता है। जैसे हमारा ऊपर गुजर रहा था विषुवत रेखा, उसी तरह प्राइम मेरिडियन भी गुजरता है 3 महाद्वीप से, 8 देश से लेकिन गुजरेगा, 6 जल निकाय से गुजरेगा प्राइम मेरिडियन। सोचिए, ऊपर 3 ही था ना, विषुवत रेखा से 3 ही गया है। कौन कौन गया था? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, लेकिन यहाँ पे 6 कौन कौन? देखिए, आर्कटिक महासागर से गुजरेगी प्राइम मेरिडियन, याद रखिएगा, नॉर्वेजियन सागर से निकलेगा प्राइम मेरिडियन, और ग्रीनलैंड से निकलेगा, ग्रीनलैंड सागर से निकलेगा प्राइम मेरिडियन, और आपका भूमध्य सागर से ही निकलेगा, अटलांटिक महासागर से निकलेगा और दक्षिण महासागर से निकलेगा। हिंद महासागर से प्राइम मेरिडियन नहीं निकलेगा, बस इतना ध्यान रखना है। तो भूमध्य सागर, अटलांटिक, दक्षिण महासागर, ग्रीनलैंड सागर, नॉर्वेजियन सागर और आर्कटिक महासागर से गुजरती है। टोटल 6 जल निकाय से प्राइम मेरिडियन गुजरती है। क्लियर हो गए? अगर मैं बात करूं, और क्या बात करूं, तो अब देखिए 3 महाद्वीप की बात हो रही है, 3 महाद्वीप में 8 देश हैं। तो देखिए, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और अटलांटिक महाद्वीप, अंटार्कटिका, आर्कटिक महासागर है, अंटार्कटिका महाद्वीप। तो अंटार्कटिका महाद्वीप, 3 महाद्वीप हैं। तो यूरोप के कौन कौन से देश से गुजरेगी प्राइम मेरिडियन? तो यूनाइटेड किंगडम से गुजरेगा, फ्रांस और स्पेन से गुजरेगा प्राइम मेरिडियन। ये क्लियर हो गए? चलिए, अफ्रीका का कौन सा देश से गुजरेगा? अफ्रीका महाद्वीप है, तो अफ्रीका के कितने देश से गुजरेगा प्राइम मेरिडियन? तो अल्जीरिया से गुजरेगा, माली से गुजरेगा, और बुर्किना फासो से गुजरेगा, घाना से गुजरेगा और टोगो से गुजरेगा। ये सब कहाँ से है? अफ्रीका से है। तो अगर मान लीजिए आपको प्राइम मेरिडियन देखना है, दिखेगा तो नहीं, ये सब काल्पनिक है, दिखेगा नहीं, लेकिन हमको अगर प्राइम मेरिडियन का रेखा पे अगर जाके खड़ा होना है, बताना है कि यहाँ से प्राइम मेरिडियन गया है, जीके याद करना है, तो आपको 3 महाद्वीप जाना पड़ेगा, यूरोप जाना पड़ेगा, अफ्रीका जाना पड़ेगा और अंटार्कटिका जाना पड़ेगा। ठीक है? अगर यूरोप जा रहे हैं तो यूरोप में कुछ ही जगह पे जाना पड़ेगा। जैसे यूरोप के कौन से देश? 8 देश में है, 8 देश में यूरोप का कितने देश? 4 देश में आपको, सॉरी 3 देश में जाना पड़ेगा, यूरोप के महाद्वीप के 3 देश में। यूनाइटेड किंगडम जाइए, वहाँ पे प्राइम मेरिडियन देखकर मतलब गुजरेगा। चाहे फ्रांस चले जाइए, फ्रांस तो फेमस है, वहाँ चले जाइए, और स्पेन चले जाइए, ये भी फेमस है, तो वहाँ पे आपको प्राइम मेरिडियन दिखेगा। वहाँ पे खड़ा होइएगा तो बोलिएगा प्राइम मेरिडियन पे हम खड़े हैं। क्लियर?
अब ठीक है, जो अफ्रीका जा रहे हैं, अफ्रीका महाद्वीप जा रहे हैं दूसरे नंबर पे। अफ्रीका महाद्वीप जाएगा तो वहाँ पे भी आपको 5 जो है देश आपको मिलेगा जहाँ पे प्राइम मेरिडियन गुजरा है। जैसे अल्जीरिया जाइएगा तो मिलेगा, माली जाइएगा तो मिलेगा। कौन सा मिलेगा? प्राइम मेरिडियन मिलेगा अफ्रीका के देश में। अगर जानते हैं घाना जाइएगा तो फेमस है, यहाँ जाइए जल्दी मिलेगा, प्राइम मेरिडियन मिलेगा। और टोगो जाइएगा तो मिलेगा। एक फासो जाइएगा, फासो बुर्किना फासो नाम है, तो यहाँ पे जाइएगा तो आपको प्राइम मेरिडियन मिलेगा। और एक तीसरे नंबर का जो महाद्वीप है वो है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप पे सिर्फ जाइएगा तो अंटार्कटिका ही जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल मिला के 8 देश हो गए। इसके हो गए 5 और ये हो गए 3, तो 5 3 8 ऐसे हो गया। और इस महाद्वीप है ना, इसमें कोई रहने वाला नहीं है तो अलग हो गया, तो 8 ही हो गया। ठीक, अगर मैं बात करूँ कि अब मान लीजिए एशिया का अगर घुमा रहे हैं, एशिया महाद्वीप, तो एशिया महाद्वीप में हम देश घुमा देते हैं जहाँ पे कर्क रेखा गुजरी है। तो सबसे पहले तो हमारा भारत देश को देखिए, जो कि 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, तो भारत में कर्क रेखा गुजरती है, एशिया में ही आता है महाद्वीप में। बांग्लादेश भी आपका बगल का ही है, बांग्लादेश भारत से ही अलग हुआ है एक तरह से, क्योंकि फिर पाकिस्तान में था ना, पाकिस्तान से फिर अलग हुआ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश, पाकिस्तान ये सब हमारा हिस्सा था। तो बांग्लादेश की बात करें तो ये भी हमारा 16 देश में दूसरे नंबर पे आता है जहाँ कर्क रेखा जाती है। म्यांमार बगल में ही है, चीन बगल में ही है, ताइवान, ये सब एशिया का हिस्सा है, इसलिए यहाँ पे कर्क रेखा आपको दिखेगा। फेमस जगह पे ओमान चले जाइए, ओमान भी एशिया का हिस्सा है, कर्क रेखा दिखेगा। संयुक्त अरब अमीरात भी हमारा जो है एशिया महाद्वीप में आता है, एशिया महाद्वीप में आता है, इसलिए कर्क रेखा यहाँ पे भी है। सऊदी अरब है, देखिए सारा जरूरी है कि एशिया महाद्वीप का हिस्सा में जाएगा, कर्क रेखा में जरूरी नहीं है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट देश है वो जा रहा है, तो यहाँ पे कर्क रेखा आपको मिलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलेगा, सऊदी अरब। अरब अमीरात चले जाइए, सऊदी अरब चले जाइए, यहाँ पे भी मिलेगा आपको। अब चलिए हम दूसरा महाद्वीप की बात करें, अफ्रीका महाद्वीप की बात करें। 3 महाद्वीप है ना जहाँ कर्क रेखा गुजरती है, तो अफ्रीका चलिए, अफ्रीका का मिस्र चले जाइएगा, लीबिया चले जाइए, नाइजीरिया चले जाइए, अल्जीरिया चले जाइए, माली चले जाइए, पश्चिमी सहारा चले जाइए और तानिया चले जाइए। ये सब क्षेत्र में कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलेगा। तो मिस्र जाइएगा ना, अगर मिस्र जाना है तो कर्क रेखा पे आप खड़े होकर देख लीजिएगा कि ये कर्क रेखा है। लीबिया जाइएगा तो कर्क रेखा दिखेगा, नाइजीरिया जैसे जाइएगा तो कर्क रेखा पे आप खड़े रहेंगे, अल्जीरिया जाइएगा तो आपको कर्क रेखा दिखेगा, माली जाइए, ये सब जो है अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है और ये सब जो है कर्क रेखा इस जगह से गुजरी है। पश्चिम सहारा जो रेगिस्तान देखते हैं, सहारा रेगिस्तान, वहाँ जाइए तो आपको कर्क रेखा, मतलब सहारा जाइए, पश्चिमी सहारा में जाइएगा, मतलब पश्चिमी सहारा जाइएगा तो आपको दिख जाएगा कर्क रेखा। अब तानिया जाइए, वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सब अफ्रीका 16 देश हो गया कि नहीं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है हमारा एशिया देश से है, जो कि याद रखिएगा। और 1 2 3 4 5 6 7 जो है हमारा अफ्रीका महाद्वीप से है, तो मतलब 8 और 7 15 हो गया। और एक हो गया तो इसमें 2 जोड़ दीजिए, बहामास और मैक्सिको, तो आप 1 लेके चलिए, उत्तरी अमेरिका। तो 16 है, 17 नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, 16 देश है, 17 बता दिया जाता है, लेकिन ऑप्शन पे डिपेंड है, ये भी जान लीजिए। ऑप्शन पे अगर मान लीजिए 16 न दिया तो 17 दिया तो 17 टिक लगाइएगा। ठीक है, तो मतलब 16 देश है। और जल निकासी की बात करें तो भाई जैसे कि हमारा प्राइम मेरिडियन में 6 जल निकासी है और विषुवत रेखा पे 3 था, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। लेकिन प्राइम मेरिडियन में 6 था, कौन कौन? आर्कटिक महासागर, नॉर्वेजियन सागर, ग्रीनलैंड सागर, भूमध्य सागर, अटलांटिक सागर मतलब महासागर और दक्षिणी अफ्रीका, सॉरी दक्षिणी महासागर। देखिए सागर महासागर सब पे गया है जल निकास। लेकिन जल निकाय में अगर कर्क रेखा की बात करेंगे, किसकी? कर्क रेखा की, तो हिंद महासागर में कर्क रेखा, अटलांटिक महासागर में कर्क रेखा, प्रशांत महासागर में कर्क रेखा, ताइवान जो जल संधि है वहाँ पे भी आपको कर्क रेखा गुजरेगी, लाल सागर जाइएगा तो भी मिलेगा, मैक्सिको की खाड़ी जाइए वहाँ पे भी कर्क रेखा आपको दिखेगा। मतलब कर्क रेखा काल्पनिक रेखा दिखेगा नहीं, जहाँ जाइएगा, जैसे मान लीजिए मैक्सिको की खाड़ी जाइए तो कर्क रेखा पे आप खड़े हैं, लाल सागर जाइए तो कर्क रेखा पे खड़े हैं, ताइवान जल संधि जाइए तो कर्क रेखा पे खड़े हैं, प्रशांत महासागर पे जाइए तो आपको कर्क रेखा दिखेगा, अटलांटिक हिंद महासागर तो एकदम जाइए। चलिए हिंद महासागर देखिए, ये याद रखिएगा, हिंद महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, ये इस पे भी एक और रेखा गुजरी है, विषुवत रेखा भी गुजरी है, ये भी जान लीजिए। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं हम लोग, कर्क रेखा हो गया तो मकर रेखा को क्यों छोड़, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। चलिए मकर रेखा की बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात तो हो गई थी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें। मकर रेखा में एशिया महाद्वीप नहीं आएगा।
अगर एशिया महाद्वीप सिर्फ विषुवत रेखा और कर्क रेखा में आएगा। तो मकर रेखा के 3 महाद्वीप कौन-कौन है? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो दक्षिण अमेरिका आएगा, उत्तरी अमेरिका भी नहीं आएगा मकर रेखा में। तो दक्षिण अमेरिका क्योंकि नीचे की ओर है मकर रेखा। तो इसमें से 10 देश का नाम आता है और 3 जल निकासी है। 3 जल निकासी जो है हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो कर्क रेखा, मकर रेखा और आपका एक आता है विषुवत रेखा। ये तीनों जो है हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर से गुजरती है। क्लियर हो गए? और एक बात जान लीजिए, प्राइम मेरिडियन से भी जो है आपका आर्कटिक महासागर, ठीक है? हाँ, एक जान लीजिए प्राइम मेरिडियन से अंटार्कटिका महासागर गुजरती है। तो अंटार्कटिका महासागर से प्राइम मेरिडियन भी गुजरता है, ये ध्यान रखना है। तो चलिए वो सब बातें तो ठीक है, आगे तो ये जान लीजिए और याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका का जो देश है अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली और पैराग्वे, ये सब जो देश है यहाँ से गुजरती है मकर रेखा। क्या गुजरती है? मकर रेखा। तो दक्षिण अमेरिका से अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली और पैराग्वे ये सब आते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में और यहाँ से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा। तो ये कितने देश गुजरे? तो 1, 2, 3, 4 देश गुजरे। तो 4 देश तो यहाँ से गुजर गए। नमीबिया, बोत्सवाना दूसरा हो गया, दक्षिण अफ्रीका तीसरा हो गया, मोजाम्बिया चौथा हो गया और मेडागास्कर 5वां हो गया। तो 5 जो है देश जो है अफ्रीका महाद्वीप से जाती है। तो ये 4 और 5 9 हो गए। एक हो गया ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसका पूरा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया का जो है आपको मकर रेखा पे ही गुजरेगा। तो मकर रेखा अफ्रीका से ही गुजरेगी। तो पूरा वो वहाँ पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया स्थित है मकर रेखा पर ही। बस ये बोल दीजिए, ठीक है? तो एक ही है। तो ये भी सवाल बनता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है? तो सिर्फ मकर रेखा और कुछ नहीं। अफ्रीका महाद्वीप से कौन सी गुजरती है? तो तीनों का चारों बोलिए। आगे तो मकर और कर्क दोनों गुजरता है, म और क दोनों गुजरेगा और एक वी भी गुजरेगा मतलब विषुवत भी गुजरेगा या भूकई भूमध्य सागर भी मतलब भूमध्य रेखा भी गुजरेगा और एक प्राइम मेरिडियन भी गुजरेगा यहाँ से। तो अफ्रीका से तो लगभग सब गुजर जाता है और हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर जो है आपको इस पे तीनों रेखा लगभग गुजर जाती है। चलिए, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरेगी। एक बात जान लीजिए, सवाल पूछता है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसपे तीनों रेखा गुजरती है? बताइए। तो बता दीजिएगा अफ्रीका। यहाँ पे अफ्रीका में तो स्टार रेखा गुजरती है, प्राइम मेरिडियन भी वहाँ गुजरती है, तो ये ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट कौन सा जल डमरू मध्य स्थित है मतलब स्ट्रेट स्थित है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य स्थित है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो गुजरा है उसके सबसे निकट में जल डमरू जो है बेरिंग जल डमरू है। ये भी सवाल पूछता है। अगर बात करें भूपर पट्टी की मतलब क्रस्ट की, तो भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है सबसे ज्यादा, क्योंकि 46.60% है और ये ही कारण है भूपर पट्टी पे अगर नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऑक्सीजन है। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, 90 डिग्री देशांतर देखे होंगे साउथ में 90 डिग्री चली जाइए, तब उसके मध्य जो है कितने घंटे का अंतर होगा? तो 6 घंटे का अंतर आपको दिखेगा। कितने घंटे का? 6 घंटे का। अगर 90 डिग्री का हो गया तो 6 घंटे का अंतर ही दिखेगा। मिस्र की राजधानी काहिरा, मिस्र की राजधानी काहिरा का स्थानीय मानक, जो स्थानीय मानक समय जो बांटते हैं, जिसे मानक समय बोलिए या स्थानीय समय बोलिए, ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है। तो वह किस देशांतर पर स्थित है? तो देखिए काहिरा जो है काहिरा जो राजधानी है, मिस्र की राजधानी का है काहिरा, घंटा आगे है। तो किस देशांतर पर होगा? तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होगा, मतलब ईस्ट देशांतर पर होगा। ये 30 डिग्री भी 90 नहीं। अश्व अक्षांश जो है जिसे हम हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं, किसे कहते हैं? तो हम उसे कहेंगे जहाँ पे 30 डिग्री से 35 डिग्री लैटिट्यूड होगा, मतलब अक्षांश होगा। इससे 35 डिग्री वाले अक्षांश को हम कहते हैं अक्षांश। यहाँ पे व्यापार होते थे और हवा के कारण इसमें जो है घोड़े को जो है फेंक दिया जाता था कि वो तैरे कुछ दूर उसके बाद निकालेंगे। पृथ्वी का आंतरिक भाग अगर बात करें उसे हम क्रोड कहते हैं। तो पृथ्वी का आंतरिक भाग क्रोड, निकेल और लौह से मिलकर बना है। तो पृथ्वी का जो अंदर का जो भाग है वो कोर जो क्रोड है, ठीक है,
पृथ्वी का आंतरिक भाग जो क्रोड है वो कैसे बना है? तो निकेल, लौह से मिलकर बना है। Na और Fe से मिलकर बना है, नीफी से मिलकर बना है। क्लियर हो गया? अगर आपसे पूछते कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर मतलब पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न मतलब यमुनोत्तर हो तब किस देशांतर रेखा पर सुबह के 6:30 बजे होंगे? तो 0 डिग्री देशांतर पर होगा तभी 6:30 मतलब 30:30 डिग्री बजे होंगे। तो कब? जब पूर्वी में अगर पूर्वी देशांतर में 82.5 डिग्री है, कितना है? 82.5 डिग्री ईस्ट में है और उसी के मध्याह्न मतलब यमुनोत्तर हो तो मतलब मेरिडियन हो तब किस देशांतर पर सुबह 6:30 बजे होंगे? तो 0 देशांतर पर होगा तभी होगा। अगर बात करें 0 डिग्री देशांतर, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। और याद रखिए इसमें प्राइम मेरिडियन भी गुजरता है, प्राइम मेरिडियन अलग है। लेकिन अगर मान लीजिए भूमध्य रेखा, देखिए भूमध्य रेखा पर जब विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा दे तो कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए अगर बात करें पृथ्वी की उत्पत्ति जो है गैसों और धूल के कणों से हुई है, तो यह किस विद्वान ने कहा है? तो ओ शीमड ने कहा है। किसने? शीमड ने कहा है। अच्छा, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किस विधि का प्रयोग करते हैं? यूरेनियम डेटिंग का विधि का प्रयोग करते हैं। यूरेनियम डेटिंग विधि का मेथड का प्रयोग करते हैं। अगर मैं बात करूं कि जीवाश्म, ठीक है, जीवाश्म साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब मानी जाती है? तो साढ़े बोल रहा हूँ 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व बताई जाती है। मतलब 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व बता दीजिए। अगर मैं बात करूं कि यदि किसी स्थान पर सुबह 6 बजे हैं, कोई स्थान पर सुबह 6 बजा है तथा उसी समय ग्रीनविच मध्य समय जिसे GMT बोलते हैं 3 बजे प्राप्त है, तो उस स्थान को देशांतर रेखा 45 डिग्री पूर्व होगा। कितना होगा? पूर्व होगा। मतलब अगर किसी स्थान पर सुबह 6 बज गया, उसी समय ग्रीनविच मध्य समय जिसे GMT बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम बोलते हैं, तो 3 बजे हैं प्राप्त है, तो कितने डिग्री पर है देशांतर तभी दिखाएगा? तो 45 डिग्री पूर्व में होगा तभी दिखेगा 3 बजे, क्योंकि सुबह 6 बजे हैं और मान लीजिए ग्रीनविच मध्य गुजरा है समय, तो अब 3 बजे हैं तो हमको प्राप्त हुआ है। तो कब क्यों प्राप्त हुआ है? जब 45 डिग्री पे पूर्व में। देखिए विश्व को कितने समय कटिबंधों में विभाजित किया गया है? तो 24 समय कटिबंधों में विभाजित किया है। 20 टाइम्स कटिबंधों में विभाजित किया गया है विश्व को। विश्व को कितने समय में बांटा गया है? 24 कटिबंधों में। ग्लोबल पर उत्तरी गोलार्ध मतलब नॉर्थ हेमिस्फेयर में विषुवत वृत्त से 66.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त, जो काल्पनिक रेखा है, कहलाता है आर्कटिक वृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आर्कटिक, ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक। ठीक है, समझ गए? तो आपको जो पिक्चर मैंने दिखाया होगा कि 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ, तो नॉर्थ में अगर दिखाएगा मान लीजिए तो आर्कटिक वृत्त बता दीजिएगा। अगर साउथ में बोल देगा 66.5 डिग्री तो अंटार्कटिका बोल दीजिएगा। क्लियर? ये जरूरी है। मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये नॉर्थ में है, यही अगर साउथ में होता तो अंटार्कटिका 66.5 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? काल्पनिक रेखा। अगर मैं बात करूं कि विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, विषुवत को जोड़ दें और उसकी कुल अक्षांशों की संख्या पूछे, लॉन्गिट्यूड पूछे, मतलब लैटिट्यूड पूछे, लॉन्गिट्यूड माने देशांतर होता है, लैटिट्यूड पूछे तो 181 है। कितना है? 181 संख्या है। कैसे? तो एक 90 याद रखिएगा +1 + 90 है, मतलब 90 90 180 हुआ, एक +1 है, तो याद रखिए टोटल। कैसे जोड़ के देख लीजिए, ऐसे मान लीजिए गोल है ऐसे करके। ठीक है, तो चलते हैं चट्टान। हम पढ़ लिए पृथ्वी का आकार, पढ़ लिए उसका क्षेत्र, पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं मतलब अक्षांश और देशांतर पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे चट्टानों का वर्गीकरण। जो चट्टान है, तो चट्टान का वर्गीकरण हम 3 रूप में पढ़ेंगे, अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टान में पढ़ेंगे। तो चलिए हम बांटते हैं। अगर चट्टानों का अगर
क्लासिफिकेशन पूछे तो 3 बताइएगा, अग्नि चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें बता दीजिएगा। अगर मैं बात करूँ और जीवाश्म रहित चट्टानें कौन सी होती है, तो अग्नि चट्टान कहलाती है। समझ गए? तो जीवाश्म रहित अगर चट्टान पूछे तो आपको बता देना है अग्नि चट्टान बता देना है। आगे चलिए। आगे सवाल है कि काली मिट्टी का निर्माण जो है किन चट्टानों के क्षरण से होता है, तो हम बताएंगे अग्नि चट्टानों के क्षरण से होता है। तो काली मिट्टी का निर्माण अगर पूछे किन चट्टानों के क्षरण से होगा, तो अग्नि चट्टान के क्षरण से होगा। अगर मान लीजिए आपसे पूछे संपूर्ण क्रस्ट, तो संपूर्ण क्रस्ट के कितने प्रतिशत भाग पर अवसादी चट्टानें विस्तृत है, तो लगभग 75% है। कितना है? लगभग 75% है। क्लियर? तो अब यहाँ पे हम देखेंगे अग्नि चट्टानों के रूपांतरण से निर्मित शैल। अब बताइए अग्नि चट्टान से रूपांतरित चट्टान में परिवर्तित होगा। रूपांतरित होना मतलब बदलना, बदलेगा, उसी को रूपांतरित चट्टान हम कहते हैं। तो अग्नि चट्टान तो बात करेंगे तो कौन-कौन है जो कि अग्नि चट्टान जो है रूपांतरित होकर निर्मित चट्टान में हुआ है। अग्नि चट्टान को बदला गया है, परिवर्तित किया गया है। तो परिवर्तित होकर ग्रेनाइट चट्टान बनेगा, बेसाल्ट बन जाएगा, 2-2 बेसाल्ट आ गए हैं। नीस बन जाएगा, याद रखिएगा, नीस चट्टान है। और एम्फीबोलाइट ये भी एक चट्टान है, और सिस्ट ये सब में परिवर्तित हो जाएगा, रूपांतरित हो जाएगा। अग्नि चट्टान रूपांतरित हो जाएगा। तो अग्नि चट्टान के रूपांतरित होने के बाद, बदलने के बाद उससे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, नीस, एम्फीबोलाइट, सिस्ट इस तरह का शैल जो है परिवर्तित होता है, रूपांतरित होता है, बनता है। इसी तरह अवसादी चट्टान का अगर बात करें, ठीक है, अवसादी चट्टान की बात करें, देखिए अब ये अग्नि चट्टान अवसादी चट्टान को मिलकर एक नया चट्टान बनेगा, तो थर्ड वाला रूपांतरित चट्टान कहलाएगा। ये अवसादी चट्टान का अगर रूपांतरण हो रहा है, रूपांतरण कर रहे हैं, तो अवसादी चट्टान का जो बदलेगा, परिवर्तित होगा, तो कौन सा शैल बनेगा, तो शैल बन जाएगा। आगे तो शैल शैल बन जाएगा, चूना पत्थर हो जाएगा और बलुका पत्थर हो जाएगा, मतलब बलुआ पत्थर बोल दीजिए। कांगलोम मरेट बता दीजिएगा, कांगलो मरेट बता दीजिएगा, इस तरह का शैल उत्पन्न होगा। बिटुमेंस कोयला इससे बनेगा अवसादी चट्टान से, क्योंकि अवसादी चट्टान दबा हुआ है ना। स्लेट जो देखते हैं, यूज करते हैं, स्लेट होता है। संगमरमर इसी से अवसादी चट्टान से रूपांतरित होकर बनता है। क्वार्टरजाइट जो है ये अवसादी चट्टान से ही परिवर्तित होकर बनता है। क्वार्टरजाइट 2-2 आ गया। ग्रेनाइट और हीरा इसी से दब के, अवसादी चट्टान से ही दब के परिवर्तित होकर निकलता है, इसी चट्टान से होता है। तो ग्रेफाइट और हीरा, ग्रेनाइट तो आपका चला जाएगा अग्नि चट्टान में, लेकिन ग्रेफाइट और हीरा ये आ जाएगा अवसादी चट्टान में। तो आपसे सवाल पूछ सकता है, आगे ये भी जान लीजिए। उसके बाद रूपांतरित चट्टान की बात करते हैं, तो रूपांतरित चट्टान पुनः रूपांतरित हो जाता है, मतलब इन दोनों से परिवर्तित होकर तो हो ही रहा है, अब इससे भी परिवर्तित होकर एक रूपांतरित चट्टान जो थर्ड है, थर्ड चट्टान जो है परिवर्तित होकर अलग बन जाएगा। स्लेट तो स्लेट हो जाएगा, क्योंकि अवसादी चट्टान का भी हिस्सा है, लेकिन रूपांतरित चट्टान का भी हिस्सा है, क्योंकि खुद है। और ऊपर से फाइलाइट चट्टान हो जाएगा, ग्रेवो हो जाएगा, ये सब रूपांतरित चट्टान में आ जाएगा। यहाँ पे फाइलाइट, सिस्ट आ जाएगा और सरपेटाइन आ जाएगा, सरपेटाइन, ये सभी चट्टान आ जाएंगे रूपांतरित में। सर्वाधिक कठोर चट्टानें कौन सी होती है, रूपांतरित चट्टानें होती है। हो सकता है रूपांतरित चट्टान की जगह पे कयांतरित चट्टान दे दे, तो गलती नहीं होनी चाहिए। हो सकता है सर्वाधिक कठोर चट्टान अगर पूछ दे तो हम बताएंगे रूपांतरित चट्टान में रखेंगे, और इसे कयांतरित चट्टान भी कहेंगे। सब सुनते जाइए। पूछे पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो जैसे ही पृथ्वी के अंदर पिघलेगा, आंतरिक भाग में पिघलेगा, तो उसे पिघला हुआ चीज को मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में लावा के ठोस होने से निर्मित चट्टान को क्या कहते हैं। अगर मान लीजिए पृथ्वी के अंदर तो मैग्मा है, अगर वो कठोर हो जाए, लावा के रूप में ठोस हो जाए, कठोर हो जाए, तो उसी से निर्मित जो चट्टान होते हैं क्या कहलाते हैं, उसे हम प्लूटोनिक चट्टानें कहते हैं। कि ज्वालामुखी जो है किस देश में अवस्थित है, तो हम बता देते हैं अर्जेंटीना और चिली में बता देते हैं। लेकिन कौन सा ज्वालामुखी ऑप्शन में रहना चाहिए, तो उस ज्वालामुखी का नाम है ओजोस। क्या नाम है? ओजोस डेल सलाडो। तो जैसे ही ओजोस डेल सलाडो शब्द आए, समझ जाइएगा कि ये ज्वालामुखी है, और ज्वालामुखी है मतलब ये अर्जेंटीना और चिली में ये ज्वालामुखी है। अब देखिए वैल्कनो पढ़ने जा रहे हैं, ज्वालामुखी पढ़ने जा रहे हैं, तो ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक अगर जलवाष्प गैस निकलती है, तो ये बात तो सत्य है, क्योंकि
ज्वालामुखी अगर क्रिया जब हो रही है, मतलब एक्टिव है, तो उसमें क्या निकलेगा? सबसे ज़्यादा गैस निकलेगा, वही जलवाष्प गैस निकलती है सबसे ज़्यादा, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे अधिक क्या निकलती है? जलवाष्प निकलती है, जलवाष्प गैस निकलती है। इसके अतिरिक्त और भी चीज़ होनी चाहिए। ज्वालामुखी से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो जलवाष्प गैस ही नहीं निकलती है, उसमें CO2 निकलता है, CO2 निकलता है, SO2 निकलता है और N2 निकलता है मतलब नाइट्रोजन, और H2 निकलता है हाइड्रोजन। तो ये सब गैस जो है ज्वालामुखी से निकलता है, जिसे हम वोल्केनो कहते हैं। अब देखिए सक्रियता के आधार पर देखें, एक्टिविटी के आधार पर देखेंगे कि ज्वालामुखी के कितने प्रकार हैं। ठीक है, एक्टिविटी के आधार पर अगर हम देखें तो वो ज्वालामुखी के कितने प्रकार हैं, तो हम बताएंगे 3 प्रकार हैं। कौन कौन? तो एक सक्रिय ज्वालामुखी जो कि एक्टिव ज्वालामुखी है, ये हमेशा जागा रहता है, कभी सोतेगा नहीं जल्दी। लेकिन एक होता है सुसुप्त ज्वालामुखी होता है, सुसुप्त ज्वालामुखी को ही इंग्लिश में हम लोग डॉर्मेंट वोल्केनो बोलते हैं। याद रखिएगा, सुसुप्त है मतलब कि ये सोया हुआ है अभी, लेकिन कभी भी भविष्य में एक्टिव हो सकता है। तो इसे सुसुप्त में आलसी ज्वालामुखी कह सकते हैं इसे। और एक मृत ज्वालामुखी, जो कि ये कभी एक्टिव नहीं होगा, इसका मृत्यु निश्चित है। सोचिए, जब ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी आ गया, तो हम इंसान तो एक दिन जाने वाले ही हैं ना। जब वो नहीं टिक सकता, जो कि धरती फाड़ के निकल रहा है, तो हम कौन से प्राणी हैं? तो हम भी जाएंगे मिट्टी में। तो याद रखिएगा, मृत ज्वालामुखी 3 ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी, अमृत ज्वालामुखी है। क्लियर हो गए। अगर मैं बात करूं कि ऐसे ज्वालामुखी जो लंबे समय से सक्रिय नहीं हुए, मतलब लंबे समय से वो एक्टिव नहीं है, किंतु भविष्य में कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, मतलब एक्टिव हो सकते हैं, उन्हें हम सुसुप्त ज्वालामुखी ही तो कहेंगे। क्योंकि सुसुप्त है मतलब अभी सोया हुआ है, आलसी है, लेकिन कभी भी जाग सकता है, बम फोड़ सकता है। तो डोरमेंट वोल्केनो बोलते हैं। डोरमेंट है, कभी भी डोर बज सकता है, बच के रहिएगा। तो आपसे पूछेगा कि जो सोया हुआ है, कभी भी जाग सकता है भविष्य में, उसे कौन सा ज्वालामुखी कहेंगे? डोरमेंट कहेंगे। डोर बजते ही जाग सकता है, वो सोया हुआ है, उसे छेड़िएगा नहीं, नहीं तो निकलेगा। अब ज्वालामुखी से निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं, आगे तो गैस तो हम समझ गए, कौन कौन गैस था बताइए। तो गैस में हम तो समझ गए कि हाइड्रोजन है, सल्फर है, ठीक है, सल्फर डाई है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये सब जो गैस निकलते हैं। और सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक जलवाष्प गैस निकलते हैं, ये भी समझ गए। लेकिन अब यहाँ पे ज्वालामुखी से निकलने वाले जो पदार्थ हैं, जिससे इम्पोर्टेंट है पदार्थ, वो कौन-कौन है? तो ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ को 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है। इसमें भी 3 वर्ग में बाँट दिया गया है। एक तो गैस और जलवाष्प में बाँटा गया है, और मतलब गैस और जलवाष्प में। दूसरा बाँटा गया है गैस और ये सॉरी, यहाँ पे चलिए, यहाँ पे नीचे दिखाते हैं आपको। यहाँ पे बाँटा गया है बढ़िया से, हाँ, देखिए। हुँ, ये सही है। हाँ, देखिए, तो 3 प्रकार से बाँटा गया है। आप देखिए, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ को 3 वर्गों में जो है विभक्त किया गया, बाँटा गया है। जिसमें पहला है गैस तथा जलवाष्प। तो पहला तो गैस तथा जलवाष्प है, दूसरा फिर विघटित पदार्थ, मतलब विखंडित पदार्थ है, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, और तीसरा हमारा लावा है। तो आगे पढ़ते हैं गैस तथा जलवाष्प की। तो ज्वालामुखी उद्भेदन के समय, जब ज्वालामुखी निकलता है, नीचे से निकलने के समय होते ही, सर्वप्रथम गैसें एवं जलवाष्प बाहर आते हैं। जब निकलना शुरू हुआ ज्वालामुखी बाहर, तो गैस और जलवाष्प बाहर आते हैं। इसमें जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक होती है, 60 से 90% जलवाष्प की गैस है, मतलब गैस सबसे ज़्यादा होता है जलवाष्प का। क्योंकि लावा क्या है? मैग्मा है, एकदम बाहर निकल रहा है गुस्से में। और अन्य गैस में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन N2, याद रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड जिसे हम क्या बोलते हैं? SO2, और एक इसमें और नहीं दिया है, हाइड्रोजन भी है। तो हाइड्रोजन आदि प्रमुख होते हैं। क्लियर? तो ये हो गया। और बात कर लेते हैं हम लोग। दूसरे नंबर की बात करते हैं कि जो है, जब ज्वालामुखी निकलता है उस समय और पदार्थ क्या निकलता है? तो विखंडित पदार्थ निकलते हैं, मतलब छोटे-छोटे पदार्थ निकलना शुरू किए। कैसे? तो इसमें धूल तथा राख से बने चट्टानी टुकड़े, याद रखिए, टफ जिसे बोलते हैं, धूल का से मिलकर टुकड़ा निकलेगा। जो अब नीचे से फाड़ के निकल रहा है, तो वो सब भी तो किनारे से निकालते हुए निकलेगा, बाहर की ओर बिखरेगा तो पत्थर ही निकलेगा, कंकड़ निकलेगा। मटर के दाने के आकार वाले टुकड़े, जिसे हम उसे लैपिली बोलते हैं। देखिए, चट्टान के टुकड़े निकलेंगे, उसे टफ कहेंगे। जब निकलता है, नीचे से निकल रहा है लावा, ज्वालामुखी फट रहा है, तो उसमें से याद रखिएगा टफ निकलेगा, जो चट्टान के टुकड़े को कहते हैं। लैपिली कहा जाता है, मटर के दाने जैसा आकार का टुकड़ा निकलेगा, तो लैपिली।
क्योंकि उसका आगे चल के बहुत फ़ायदा होता है उसे लूटने से, मतलब लूट नहीं सकता वहाँ पे, जब बेचारा शांत होता है तब। कुछ इंच से लेकर कई फीट तक के व्यास वाले बड़े-बड़े चट्टानी टुकड़े, अपेक्षाकृत बड़े आकार के टुकड़े आदि बाहर जो है धरातल पर निकलते हैं। अब सही बात है, इतना फटेगा तो फाड़ते हुए एकदम नीचे से निकाल रहा है एकदम, बाहर तो निकलेगा, बड़ा टुकड़ा, छोटा टुकड़ा सब निकलेगा। लेकिन सबका नाम दिया गया है। चट्टान के टुकड़े को कहा जाता है टफ, और मटर के दाने जैसा जो टुकड़ा निकला उसे लेपिली, और अगर बड़े आकार का चट्टान के टुकड़े का निकला तो उसे हम ब्रेसिया कहते हैं, ब्रेसिया कहते हैं। क्लियर? अगर हम बात करें लावा की, बात करें किसकी? लावा की। तो लावा की अगर बात करें तो तीसरे नंबर से निकलने वाला सबसे इंपॉर्टेंट लावा। लावा जो है ज्वालामुखी उजागर के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। तो लावा क्या है? जो नीचे दबा हुआ मैग्मा है वही निकलेगा, तो लावा के रूप में निकलता है, आग उगलता है जिसे बोलते हैं, है ना? और जब मैग्मा धरातल पर जो है विस्तृत कहिए, निस्तृत कहिए होता है तो उसे लावा के रूप में हम कहते हैं, लावा कहते हैं। और धरातल पर लावा के ठंडे होने के बाद अग्नि चट्टान कहला जाते हैं। यही लावा निकल के आगे चल के अग्नि चट्टान हो जाएंगे, और अग्नि चट्टान से फिर बाद में क्या होगा? सेलों का नाम होगा, ग्रेनाइट हो जाएगा, बेसाल्ट हो जाएगा, नीस निकलेगा, एम्फी वो लाइट निकलेगा, सिस्ट निकलेगा, ये सब जो है सिस्ट, ये सब नीस, ये सब जो सेल बनते हैं इसी अग्नि चट्टान से। लावा निकलेगा, शांत हो जाएगा, तो अग्नि चट्टान में परिवर्तित होगा। क्लियर? किस प्रकार के लावा में सिलिका की अधिक मात्रा पाई जाती है? तो वो पाई जाती है अम्लीय लावा में। जिसमें अम्लीय की मात्रा होती है उसे अम्लीय लावा कहते हैं, उसी में सिलिका अधिक मात्रा में पाई जाती है। चलिए अब बात करते हैं अंडमान निकोबार के जो है नारकोंडम द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो सुसुप्त ज्वालामुखी है। क्या है? सुसुप्त ज्वालामुखी है, याद रखने वाली बात है। अगर मैं बात करूं माउंट किलिमंजारो की बात करेंगे तो किस श्रेणी का ज्वालामुखी है? तो शांत ज्वालामुखी में आता है ये, मतलब सुसुप्त ज्वालामुखी में ही आता है। किलिमंजारो किस श्रेणी की ज्वालामुखी है? तो शांत ज्वालामुखी में आती है। इस पिक्चर को आप देखिए, ज्वालामुखी का पिक्चर आप देख सकते हैं कि नीचे से निकल रहा है, वैथोलिथ है, ये एकदम लावा के रूप में है, ये निकलते हुए ऊपर की ओर जाता है और इधर जाके जम जाता है या और पठार बन जाता है। चलिए, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी मतलब एक्टिव ज्वालामुखी कौन सी है? तो हवाई द्वीप पर है और उसका नाम है कीलायू। क्या नाम है? कीलायू। तो विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कीलायू है, जो कि एक्टिव है, अभी भी है, हवाई द्वीप पर है। आप जाके देख सकते हैं, लेकिन दूर से देखिएगा वरना उसी में भस्म होने की संभावना बनी रहती है। हमारे सौर मंडलों में अब तक ज्ञात जो है सबसे बड़ा ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर स्थित है। सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है पृथ्वी पर ही सिर्फ नहीं, आपको मंगल ग्रह पर भी दिखेगा, और उसका नाम पता है क्या है? वो है ओलंपस मॉन्स। क्या नाम है? ओलंपस मॉन्स रखा गया है। मॉन्स मतलब मार्स, ऐसे याद रखिएगा। ओलंपस मॉन्स नाम का जो है मंगल ग्रह पर स्थित है ज्वालामुखी, जो कि सबसे बड़ा है हमारे सौरमंडल का। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, लाइट पिलर ऑफ, क्या बोलते हैं? मेडिटेरियन सी बोलते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बताइए किसे कहा जाता है? कौन से ज्वालामुखी को? तो माउंट स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है, बोली को कहा जाता है, स्ट्रोम्बोली, माउंट स्ट्रोम्बोली। अगर बात करें कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो अगर पूछे कि माउंट सेंट हेलेस जो आप देख रहे हैं ज्वालामुखी, ये पर्वत जो है कहाँ पे है? क्योंकि लावा निकलेगा तो पर्वत ही बनेगा ना, ज्वालामुखी पर्वत। तो बताइए, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ये आपको दिखेगा। कहाँ दिखेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका में। आपसे पूछेगा अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो तंजानिया में स्थित है। और ये क्या है? शांत ज्वालामुखी है। शांत ज्वालामुखी मतलब सुसुप्त ज्वालामुखी, कभी भी फट सकता है भविष्य में। मोना लाओ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह कहाँ स्थित है बता सकते हैं? तो हवाई द्वीप पर स्थित है, हवाई द्वीप समूह पर स्थित है। कहाँ है ये हवाई द्वीप? संयुक्त राज्य अमेरिका में। एक हवाई द्वीप पर और ज्वालामुखी है जो कि हम बताए, कमेंट कीजिए वो कौन सा है जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, वो भी विश्व का सर्वाधिक है। तो कीलायू है ना, ज्वालामुखी है। अगर मैं बात करूं
अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी मतलब एक्टिव ज्वालामुखी जो कि अभी भी चल रहा है, द माउंट एरबुस है। कौन है? माउंट एरबुस है, जिसे इरेबस बोलते हैं। इरेबस भी बोला जाता है, माउंट इरेबस भी बोल दीजिए। उसी जगह है, अटलांटिक अंटार्कटिका में है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर आपसे पूछे ईरान के 2 प्रमुख मृत ज्वालामुखी कौन से हैं, तो हम बताएँगे देवबंद व कोह सुल्तान है। कौन है? देवबंद, कोह सुल्तान है। एक वर्ल्ड हिस्ट्री का ज्योग्राफी का वीडियो डाल चुका हूँ, अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और देख लीजिए वो वीडियो, क्योंकि उस वीडियो को देखिएगा तभी इस वीडियो को समझ में आएगा। देवबंद या कोह सुल्तान नाम का ईरान में 2 प्रमुख मृत जो है ज्वालामुखी। मृत मतलब बेचारा डेड हो गया, अब नहीं उठेगा वो। चलिए आगे चलते हैं। यूरेशियन प्लेट, अफ्रीका व इंडिया प्लेट, मध्य जो है महाद्वीपीय जो पेटी है वह ज्वालामुखी मेखला के अंतर्गत आते हैं। कौन-कौन आते हैं? इंडिया प्लेट कहिए जो हमारा भारत है, अफ्रीका कहिए और यूरेशियन प्लेट, ये तीनों जो प्लेट हैं ये इसी के मध्य में महाद्वीपीय पेटी ज्वालामुखी मेखला के अंतर्गत आएंगे। ज्वालामुखी शंकु के ऊपर, ज्वालामुखी शंकु के ऊपर, शंकु जैसा था ना, देखे होंगे पिक्चर में, मिलने वाली किपाकार गर्तनुमा, एकदम यहाँ से गया था, याद रखिए शंकुनुमा गया था कि नहीं, ऐसे निकला था। ठीक है, बनाने नहीं आ रहा है। गर्तनुमा आकृति को क्या कहते हैं? जो यहाँ से गया है तो उससे हम क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर। संयुक्त राज्य अमेरिका का रेनियर, हुड और शास्ता किस ज्वालामुखी श्रेणी का उदाहरण है? तो मिश्रित ज्वालामुखी शंकु का जो है उदाहरण है। मुख्य एक्टिव ज्वालामुखी वो पढ़ेंगे, उससे पहले ये वन लाइनर आउट खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पूछे कौन सा है, तो कोटोपैक्सी है। सबसे ऊंचा अगर पूछेगा तो कोटोपैक्सी बताइएगा वर्ल्ड में। अगर ज्वालामुखियों का मेखलाबद्ध वर्गीकरण पूछे कितने भागों में किया गया है, तो 4 ज्वालामुखी मेखला जो है कौन कौन है सुनिए, 4 जो बताया गया वो देख लीजिए। परी प्रशांत महासागरीय मेखला, जिसे हम सर्क्यूम पैसिफिक बेल्ट बोलते हैं, सर्क्यूम बोला जाता है, एक बेल्ट है मेखला के ज्वालामुखी बेल्ट है, ठीक है, महासागरीय बेल्ट है, सर्क्यूम पैसिफिक है। मध्य महाद्वीप पेटी जो कि हम ऊपर पढ़े थे, ज्वालामुखी के अंतर्गत ही रखा जाता है, मेखला के अंतर्गत, जिसे मिड कंटिनेंटल बेल्ट बोलते हैं, बेल्ट अटलांटिक मेखला या मध्य सागरीय कटक बोल दीजिए, ठीक है। एक है अंतराप्लेटिक ज्वालामुखी, ठीक है, क्या है? अंतराप्लेटिक। तो ये सब जो है 4 ज्वालामुखी है, मेखला है, ज्वालामुखी का मेखला है 4, जो कि बेल्ट कहिए आप जिस रूप में उसे इंडिकेट कर सकते हैं। क्षारीय लावा, जो अम्लीय लावा तो पढ़े थे, क्षारीय लावा शंकु को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो सिल्ड शंकु के नाम से जानते हैं। तो चलिए थोड़े फन और मस्ती के साथ हम याद करवाते हैं थोड़े सीरियस के साथ। कैसे? तो सुनिए, विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी की अगर हम बात करेंगे तो आपको सिर्फ सुनना है, मैं सिर्फ बोलूंगा। कैसे? तो याद रखिएगा जितने भी सक्रिय ज्वालामुखी है उसे हम एक्टिव ज्वालामुखी ही कहते हैं। मतलब ये जीवित है, ये कभी सोएगा नहीं, अभी जीवित है। जैसे कोटोपैक्सिया जो है ये प्रमुख एक्टिव ज्वालामुखी है, जो कि कहाँ है, किस देश में है? इक्वाडोर में है। और इक्वाडोर में है तो इसकी ऊंचाई पता है कितनी है? तो 5897 है, मतलब 5897 है। ये इसकी ऊंचाई है, किसकी? कोटोपैक्सी की। कोटोपैक्सी क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। ये कहाँ है? इक्वाडोर में है। उसी तरह चलिए रूस देश में भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, इसकी ऊंचाई बताई जा रही है 4688 बताई जाती है, मतलब 4688 बताई जाती है। ज्वालामुखी जो कि कलुचेवस्काया, क्या नाम है? कलू को अलग कर दीजिए, चेवस्काया अलग कर दीजिए, काया को अलग कर दीजिए। तो चलूचेवस्काया एक ज्वालामुखी है जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये रूस का ज्वालामुखी है, और ये जो है इसकी अगर ऊंचाई पूछते हैं तो 4688 बता देना है, मतलब 88 बता देना है। व्रेनगेल बोलिएगा, क्या बोलिएगा? व्रेनगेल पर्वत जो है ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव ज्वालामुखी है, और ये है कहाँ? अलास्का में। अलास्का में है तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है, और इसकी ऊंचाई पूछे व्रेनगेल जो सक्रिय ज्वालामुखी उसकी ऊंचाई पूछे तो 4317 बता देना है, 4317 बता दीजिएगा। अगर आपसे पूछे कैमरून की बात करेंगे तो कैमरून जो है ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव ज्वालामुखी है, और ये कैमरून में ही है, इसलिए इसके नाम पर ही कैमरून कर दिया गया है। और इसकी ऊंचाई अगर पूछे तो 4070 है।
इसकी हाइट है, ऊँचाई है, मतलब 4070 इसकी ऊँचाई है। किसकी? कैमरून की। कैमरून जगह पे है। इरेवश की बात करेंगे। इरेवश क्यों हम बोलते हैं इरेवश भी बोलते हैं, ए भी लगता है। तो इरेवश जो है वो है अंटार्कटिका में है। कहाँ है? अंटार्कटिका में है। और इसकी ऊंचाई पूछे तो 3795 है, मतलब 3795 इसकी ऊंचाई है। किसकी? इरेवस की। और ये क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये कहाँ है? तो अंटार्कटिका में है। ठीक है। अगर मैं बात करूं नीरा गोंगो की बात करें, गोंगो बोल दीजिए याद करने के लिए, या तो टेढ़ा है वो ऐसे कैसे बोलेंगे, तो हम बोलेंगे नीरा गोंगो बता देंगे, गोंगो बता दीजिएगा। तो नीरा गोंगो क्या है? तो ये है सक्रिय ज्वालामुखी। यह है कहाँ? कांगो में है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इसका जो है सक्रिय ज्वालामुखी मिलेगा। इसकी ऊंचाई पूछते तो 3470 बता देना है। किसका बताना है? नीरा गोंगो को बता देना है, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ है? कांगो में है। अगर बात करें इली, ठीक है, इली आमना, इली आमना, इली आमना, ठीक है। तो इली आमना क्या है? तो ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। लेकिन किस श्रेणी में आता है? तो अलेतू आन श्रेणी में आता है। अले तू आन श्रेणी में आ जा, तुमको हम इलिया अमना मिलेंगे। एलिया अमना को अगर देखना है और ये एक्टिव ज्वालामुखी है, तो आपको इसी श्रेणी में आना पड़ेगा। और इस श्रेणी कहाँ है? तो हम बताएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो एली आमना नाम का सक्रिय ज्वालामुखी है। इसकी हाइट पूछे 3035 बता देना है, मतलब 3053 बता देना है। अगर आपसे पूछे एटना, एटना क्या है? तो एटना एक ज्वालामुखी है। और ये कहाँ है? तो इटली में है। इटली में है। पूरा नाम सिसली, इटली एक जगह है, मतलब इटली में ही है सिसली, इटली, जो कि नाम से जानते हैं, वहाँ पे है एटना नाम का सक्रिय ज्वालामुखी। और इसकी हाइट अगर पूछे, ऊंचाई पूछे, 3340 बता देना है। 3340 बता दीजिएगा। अगर आपसे पूछे कि माउंट बेकर क्या है, तो माउंट बेकर भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव ज्वालामुखी है। और ये कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है। किस श्रेणी में आता है? ये आपसे पूछ रहा है माउंट बेकर ज्वालामुखी के बारे में। तो आप बताइएगा कॉस्केड श्रेणी में आता है। तो कॉस्केड श्रेणी में रखा जाता है। अगर माउंट बेकर का हाइट पूछते तो 3285 बता देना है। 3285 इसका हाइट बता देना है। अगर पूछे चिल्लन, चिल्लन जो है क्या है? ये भी सक्रिय ज्वालामुखी में आता है, एक्टिव ज्वालामुखी में आता है। और चिल्लन मतलब चिल्ली में ही होगा और कहीं आपको दिखेगा नहीं। अगर चिल्ली में है तो इसकी हाइट अगर पूछे तो 3200 बता देना है, मतलब 3200 बता दीजिएगा। जिसकी चिल्ली में है, चिल्लन का सक्रिय ज्वालामुखी की हाइट है। अगर बात करें माउंट न्यामुरागिरी, देखिए न्यामुरागिरी नाम का जो है माउंटेन है, और ये कहाँ है? कांगो में है। कांगो में है तो ये क्या है? तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि कांगो में है। इसकी हाइट 3090 है, 3090 है, ठीक है, जिसका नाम है न्यामुरागिरा बोलते हैं। ठीक है, न्याय मुरागिरा बोल दीजिए। ठीक है। अगर आपसे पूछे विलारिका, विलारिका जो है कहाँ है? चिली में है। चिलन चिल्ली में ही होगा। जिसमें डबल ला है वो भी चिल्ली में ही होगा। और कितनी हाइट है? तो 2842 है। ठीक है। तो चलिए, विला रिका जो है ये कहाँ है? ये चिल्ली में है। इसकी हाइट पूछे तो 2842 बता देना है, 2842 बता देना है। और विल्लारिका क्या है? तो सक्रिय ज्वालामुखी है। एक अगर बात करें माउंट रुहा पेहू नाम का एक सक्रिय ज्वालामुखी आपको मिलेगा। और ये कहाँ मिलेगा? न्यूजीलैंड में मिलेगा। और न्यूजीलैंड में अगर जाइएगा तो इसकी हाइट अगर देखिएगा तो आप नहीं लगता कि चढ़ पाइएगा। क्यों? 2797 है, मतलब 2797 इसकी हाइट है। किसकी? माउंट रुहा पेहू का। अब किसी के मतलब कि कोई भी नहीं चढ़ सकता, जो चढ़ेगा वो कैसे ज्वालामुखी में जाएगा? सक्रिय ज्वालामुखी है, नहीं जा सकते उससे का। अगर बात करें पोरक की बात करें, पोरक भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि मैक्सिको में मिलेगा आपको।
तो पूरक ज्वालामुखी देखना है तो एक्टिव ज्वालामुखी है, इसे दूर से देखिएगा और इसके लिए आपको मेक्सिको जाना पड़ेगा और मेक्सिको जब जाइएगा तो इसकी हाइट देखना पड़ेगा 2800 बताना पड़ेगा। तो मतलब 2800 बता दीजिएगा। अगर पूछे कि और भी बताइए सक्रिय ज्वालामुखी का नाम तो आपको बताना होगा अशामा। अशामा जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव ज्वालामुखी है, जो कि जापान में है। आपको अभी भी नेट रूट पे मिल जाएगा, लेकिन उस जगह कोई जाता नहीं है इसलिए वीडियो कम बनता है। तो अशामा नाम का जो है जापान में सक्रिय ज्वालामुखी है, इसकी हाइट भी 2540 है। 2540 है, समझ जाइए 2540 है। सेंट हेलेंस पर्वत पे जो है ये यहाँ पे ही ज्वालामुखी है, इसलिए इसका नाम पड़ गया सेंट हेलेंस पर्वत। तो सेंट हेलेंस नाम का एक ज्वालामुखी है जो कि एक्टिव ज्वालामुखी है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका में आपको मिलेगा और ये इसकी हाइट अगर पूछे तो 2530 बता देना है। कितना बता देना है? 2530 बता दीजिएगा। और अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा नगा उर होए। क्या बताइएगा? नगा उर होए नाम का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। नगा नगा मतलब नगा है, उर होए है जो कि न्यूजीलैंड में है। नगा न्यूजी ऐसे याद रखिएगा, न्यूजीलैंड में है। इसकी हाइट भी 2291 है, मतलब 2291 है। अब एक चीज़ जान लीजिए, हवला। हवला नाम का एक सक्रिय ज्वालामुखी है, या हनवला बोल दीजिए या हवला बोल दीजिए। ये जो है सक्रिय ज्वालामुखी है और ये आइसलैंड में है। और आइसलैंड अगर जा रहे हैं तो इसकी हाइट जान लीजिए, ज़्यादा नहीं है, 1491 है, 1491 हाइट है। किसका? हवला का, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। एक आपका ज्वालामुखी दिखेगा, कहाँ दिखेगा? विशुवियस जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि इटली में दिखेगा और ये नेपलस की खाड़ी में आपको दिखेगा। इटली के नेपलस के खाड़ी में दिखेगा। इटली खाने वाला नहीं, इटली घूमने वाला जगह पे बता रहे हैं। विशुविलस जो है एक क्या है? ये सक्रिय ज्वालामुखी है। इसकी हाइट भी 1277 है, मतलब 1277 हाइट ही है, ज़्यादा नहीं है। और एक और जो है सबसे इम्पोर्टेंट सक्रिय ज्वालामुखी आपको दिखेगा कि यालू, ठीक है? कि या सॉरी नाम इसका भुला जाता हूँ मैं कभी-कभी। किलायू। किलायू एक नाम का सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव ज्वालामुखी है और ये हवाई द्वीप पर है और ये सक्रिय ज्वालामुखी है और विश्व का सर्वाधिक सक्रिय है, मतलब यहाँ ये एक्टिव ही रहता है। और क्योंकि ये 1225 इसकी हाइट बताई गई है, हवाई द्वीप पर है। और हवाई द्वीप कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो हम पढ़ चुके हैं। और अंतिम हम पढ़ने जा रहे हैं अस्ट्रोम्बोली। अस्ट्रोम्बोली भी जो है एक्टिव ज्वालामुखी है। अस्ट्रोम्बोली जो है आपको याद रखना है इटली का हिस्सा में आता है और ये भूमध्य सागर और लिपारी द्वीप, भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप है। लिपारी द्वीप कहाँ है? इटली में। और वहाँ पे कौन सी सक्रिय ज्वालामुखी है बताइए? तो हम बताएंगे अस्ट्रोम्बोली है। इसकी हाइट ज़्यादा नहीं है, 925 है। जब उस जगह द्वीप में है तो 925 ही होगा ना। तो ये हो गए हमारे क्या सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में जान गए। तो चट्टान और ज्वालामुखी के बारे में हम लोग को नॉलेज बहुत ही अच्छे से हो गए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आएगा, वो है भूकंप, सुनामी। चलिए मिलते हैं। और ये वीडियो पहला वीडियो डाल चुका हूँ, ये सेकंड वीडियो है, तो देखना आप ना भूलेंगे।